नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। कौन है जॉन विक, जिसने पीएम मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट किया है? गुरुवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट narendramodi.in से जुड़े ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने ट्विटर अकाउंट पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को पीएम रिलीफ फंड में पैसे जमा करने की मांग की। करीब आधे दर्जन ट्वीट किए गए। सारे ट्वीट में लगभग एक जैसे मैसेज थे। इतना ही नहीं, लोगों को बिटकॉइन के जरिए डोनेट करने के लिए कहा गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि कुछ देर के बाद अकाउंट को रिकवर कर लिया गया और हैकर्स के सारे ट्वीट को डिलीट कर दिए गए। ट्विटर ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी के इस ट्विटर हैंडल पर करीब 25 लाख फॉलोअर्स हैं। लिहाजा अकाउंट हैक होते ही हैकर्स के मैसेज हर तरफ वायरल होने लगे। हैकर्स ने अकाउंट को हैक करने के बाद लिखा था कि इस अकाउंट को जॉन विक कंडिया@tutanota.com ने हैक किया है। साथ ही दावा किया गया कि पेटीएम मॉल ऐप को हैक करने में उनका कोई हाथ नहीं था। जॉन विक हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है। यहाँ जॉन विक की भूमिका कीनू रीव्स ने निभाई है। ये फिल्म एक काल्पनिक कैरेक्टर पर आधारित है। फिल्म में जॉन विक्स अपने कुत्ते को मारने वाले बदमाशों की तलाश करते हैं। ऐसे बदमाश जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था। इस फिल्म के 3 अलग अलग पार्ट अब तक रिलीज हो चुके हैं। साल 2014 में पहली फिल्म आई थी। इसके बाद इसके 2 सीक्वल बनाए गए। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन बॉर्डर पर भारी जवान तैनात। फिंगर एरिया पर तैनाती बढ़ाई गई। 29 और 30 अगस्त को पूर्वी लद्दाख के चुशुल में चीन की तरफ से हुए घुसपैठ के प्रयास के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। सेना ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण में सभी अहम रणनीतिक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। साथ ही अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी तैनाती को भी मजबूत कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार की रात चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने चुशुल में घुसपैठ की कोशिशें की थी। करीब 500 PLA सैनिक चुशुल में दाखिल हुए थे, लेकिन भारत की सेना ने इन्हें खदेड़ दिया है। सेना की तरफ से कहा गया था कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की स्थिति में बदलाव की कोशिशें की हैं। भारत ने पैंगोंग झील के उत्तर में अपनी तैनात को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, पैंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में चीनी सैनिक मई माह से जमे हुए हैं। सेना को आशंका है कि चीनी सैनिक यहां पर कोई हरकत कर सकते हैं। उनके किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सेना ने अपनी तैनाती को और मजबूत कर लिया है। फिंगर एरिया में जवानों की तैनाती में कुछ फेरबदल किया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में भी उनके डेप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। सेना ने अपने बेस को अब झील के स्तर तक कर लिया है। PLA के सैनिक अभी तक झील के उत्तरी हिस्से पर काबिज हैं। भारत की सेना ने अब ब्लैक टॉप, रेजांगला पास और रेकिन पास पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर मीटिंग पिछले 4 दिनों से जारी है। मीटिंग का कोई नतीजा अभी तक नहीं मिल सकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। जी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके बंगाल के 75% छात्र। ममता ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने JEE और नीट एग्जाम को लेकर 75% छात्रों के नहीं पहुंचने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस वक्त छात्र मुश्किल भरे दौर में हैं। राज्य के 75% भी छात्र एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेंस और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट देने के लिए नहीं पहुंचे थे। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से एग्जाम कराने के आदेश को लेकर इसका विरोध किया गया, लेकिन 75% छात्र एग्जाम देने से चूक गए। सिर्फ राज्य के 25 छात्र ही एग्जाम दे सके। जानकारी के लिए बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से नीट और JEE एग्जाम को टालने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट में परीक्षा तब तक आयोजित न की जब तक कि हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते हैं। महामारी की वजह से राज्य के 75% अभ्यर्थी भाग नहीं ले सके और अन्य राज्यों में भी सिर्फ आधे विद्यार्थी ही अपने केंद्रों पर पहुंचे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी छात्र पूरी तरह से मुश्किल भरे दौर में हैं और ऐसे में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। हमें केंद्र सरकार के आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए और मामले पर फिर से विचार किया जाए। बीते मंगलवार को पश्चिम बंगाल में नीट और JEE एग्जाम हुआ, जिसमें सिर्फ राज्य के 25% छात्र ही शामिल हुए और इसमें 75% छात्र एग्जाम नहीं दे सके। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी नौकरी लाइव असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल कंसल्टेंट सहित ढेरों पदों की वैकेंसी निकली है। यहाँ पाएं हर अपडेट्स। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम इस आर्टिकल में वैसे सभी सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी देंगे जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएट एवं अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए निकली सरकारी नौकरियों के सभी अपडेट्स आप इस आर्टिकल में प्राप्त कर सकते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है।
जी हां, एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसी ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार nlsindia.com पर ऑनलाइन मोड से इन पदों के लिए 16 सितंबर 2020 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति 11 सितंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2020। आप इस नोटिफिकेशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एचओडी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लेक्चरर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार तथा पात्र उम्मीदवार bpsc.b.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से इन पदों के लिए अपने आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार की ओर से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। योगी का आदेश, कोविड मरीजों के लिए केजीएमयू और एसजीपीजीआई में बढ़ाए जाएं बेड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजीएमयू, एसजीपीजीआई और आरएमएलआईएमएस में कोविड रोगियों के लिए बेड की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सा संस्थानों में संचालित कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की कार्य योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यह भी कहा कि वेंटिलेटर और एचएनएफसी, उच्च प्रवाहनाक प्रवेशनी के बेड की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ और कानपुर शहर की चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन जिलों में चिकित्सा परीक्षण, संपर्क अनुरेखण और डोर टू डोर सर्वेक्षण कार्य बेहतर तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। नोएडा से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। नोएडा मेट्रो। नोएडा में 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो की सवारी। सभी स्टेशनों पर रुकेंगी ट्रेनें, ये रहेंगे नियम। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी एक्वा लाइन सेवाएं फिर से शुरू करने जा रही है। सोमवार 7 सितंबर से अनलॉक 4 के तहत एक्वा लाइन शुरू होगी। हालांकि इस बार नोएडा मेट्रो में यात्रा करना एक अलग अनुभव होगा। नोएडा मेट्रो ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर कहा, मेट्रो यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्री सरकार द्वारा जारी सामाजिक दूरी और अन्य नियमों और का पालन करें। इस संबंध में एनएमआरसी अपने सभी स्टेशनों और अंदर पर आवश्यक तैयारी कर रहा है। यह सुनिश्चित करवाया जाएगा कि एक्वा लाइन के सभी यात्री निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए मेट्रो सभी निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों के साथ अपने यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था प्रदान करेगी। एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा की शुरुआत में कम परिचालन समय यानी सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ट्रेनें चलेंगी। सभी दिनों में 15 मिनट के अंतराल के साथ मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन के अंदर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रखा जाएगा। सभी स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी। ट्रेनों और स्टेशनों की सफाई और स्वच्छता, स्टेशन क्षेत्रों और ट्रेनों की गहन सफाई होगी। पहले यह रात के समय प्रतिदिन किया जाता था। यात्रियों के संपर्क क्षेत्र जैसे कि कॉल बटन ऑफ लिफ्ट्स, एएफसी गेट्स, हैंडल बेल्स ऑफ स्टेशनों पर एस्केलेटर और सीढ़ी, पीओएस मशीन आदि नियमित रूप से साफ किए जाएंगे। यात्रियों की स्क्रीनिंग और अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोरोना से एक और बड़ी मौत। दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। मशहूर सिने अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का निधन हो गया है। वह 90 वर्ष के थे। पिछले महीने ही उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। अभिनेता के पारिवारिक मित्र फैसल फारूकी ने यह जानकारी दी। दिलीप कुमार के 2 भाइयों एहसान खान और असलम खान को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 15 अगस्त को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। असलम खान 88 का 21 अगस्त को निधन हो गया था। दोनों भाइयों का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पाकर ने पीटीआई को बताया कि एहसान खान का कोरोना वायरस के कारण बुधवार देर रात निधन हो गया। फारूकी ने दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट किया, दिलीप साहब के छोटे भाई एहसान खान का कुछ घंटे पहले निधन हो गया। इससे पहले असलम का भी निधन हो गया था। हम भगवान के बंदे हैं और लौटकर उन्हीं के पास ही जाते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। मार्च में दिलीप कुमार 97 ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के मद्देनजर वह और उनकी पत्नी सायरा बानो 75 सबसे दूर पृथक रह रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार तक कोरोना वायरस के 8,25,739 मामले सामने आए थे और 25,195 लोगों की इससे मौत हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। दबाव के बाद हेट स्पीच को लेकर फेसबुक ने भाजपा नेता ती राजा पर लगाया बैन, कंपनी पर पक्षपात का है आरोप। फेसबुक का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ पक्षपात का आरोप लगाते हुए कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने आलोचना की है और सवाल उठाए हैं। इस बीच फेसबुक ने भाजपा नेता ती राजा पर हेट स्पीच नियमों को लागू करते हुए बैन लगा दिया है। अमेरिकी अंग्रेजी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने भाजपा नेता ती राजा सिंह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच और भड़काऊ पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
WSJ द्वारा भारत में सत्ता पक्ष के पक्ष में कथित पक्षपात की खबर के बाद फेसबुक ने पहले भी भाजपा नेता राजा सिंह के कुछ पोस्ट को हटा दिया था। फेसबुक कंटेंट पॉलिसी को लेकर राजा सिंह विवाद के केंद्र में हैं। भाजपा नेता ने ये भी दावा किया था कि 2018 में उनका आधिकारिक खाता हैक और ब्लॉक हो गया था। बुधवार को फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन को संसदीय पैनल ने तलब किया था, जिसके बाद उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के पैनल के सदस्यों ने सोशल मीडिया के दिग्गजों पर मिलीभगत करने और इसे को प्रभावित करने का आरोप लगाया। इन आरोपों का कंपनी ने खंडन किया। WSJ ने इससे पहले फेसबुक के अंदरूनी सूत्रों के साथ साक्षात्कार का हवाला देते हुए दावा किया था कि कंपनी के वरिष्ठ भारतीय नीति अधिकारियों में से एक ने हस्तक्षेप करते हुए तेलंगाना के बीजेपी विधायक पर कथित रूप से सांप्रदायिक तथ्यों को लेकर बैन करने पर रोक लगा दिया था। कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर एक दिल दहला देने वाला अपडेट सामने आया है। कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 83,883 नए मामले, 1043 संक्रमितों की मौत। कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तेजी के साथ मरीज ठीक भी हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 80,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 83,883 नए मामले सामने आए हैं। यह अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आने का रिकॉर्ड है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।